तो आज क्वेश्चन आंसर्स का दिन है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट 3 हमने कल किया था उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम आज डिस्कस करेंगे। क्या किया था? केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शंस के बीच में चेंज, जिसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि कौन से चेंजेस जो हैं दैट कुड बी आइडेंटिफाइड एज अ केमिकल रिएक्शन और विच ऑफ देम आर अ फिजिकल चेंज। तो क्वेश्चंस का पैटर्न वही रहेगा जैसे हम पहले करते आए हैं कि पहले हम वाइवा के क्वेश्चन जो कि हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दैट है, हमको ये फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज का जो थ्योरी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे और फिर उसके बाद प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे कि हम जो करते हैं उससे रिलेटेड कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। तो आज भी हमने 35 एमसीक्यूज़ लिए हैं और उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वाइवा के क्वेश्चंस देखें। Why is a chemical change called a chemical reaction? केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस बनता है, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, खूब सारी एनर्जी लगती है। इन केमिकल चेंज 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज, सो इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। स्टेट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, हालांकि ये आपको जनरल नॉलेज की तरह से ही समझना चाहिए, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 10th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस है, वहाँ पे आपको ये सब समझना पड़ेगा। तो जो 4 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारा है केमिकल रिएक्शंस का, तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, उसमें एक रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर उसका अपोजिट होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब विद द हेल्प ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हेन वी डीकम्पोज और ब्रेक डाउन अ सिंगल सब्सटेंस इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट से किया है आपने, मतलब हीट दे करके किसी सब्सटेंस को डीकम्पोज किया है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये तो थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया। थर्मल मतलब हीट से। इसके अलावा अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से होता है तो हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। और अगर लाइट से अपन डीकम्पोज कर सकते हैं तो फिर हम उसको फोटोलिसिस बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट होता है। तो ये सब बातें हम 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जैसी एक आपने देखी यहाँ पे, जिसमें आपने देखा कि आयरन कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह बैठ जाता है, फेरस सल्फेट बनाता है। हाँ, क्यों कर पाता है ऐसा? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो आयरन, a more reactive metal, displaces a less reactive metal copper from its compound to form a new compound. This is single displacement reaction. और फिर फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा रिएक्शन आपने देखा था सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, जिससे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बने, है ना। हमने जो रिएक्शन देखा था अपने इन्हीं 5 रिएक्शंस में से एक, 5 एक्टिविटीज़ में से एक, वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इसमें आयनिक एक्सचेंज होता है, आयन्स एक दूसरे के साथ में अदला बदली करते हैं। तो ये डिटेल जो है ये 10th क्लास में पढ़ी जाएगी। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन सीन इन डेली लाइफ। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड कॉपर रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट। मतलब ये है रस्टिंग और वो है टार्निशिंग ऑफ कॉपर, है ना। ये सब हमारी डे टू डे लाइफ में, ये नहीं कि मैग्नीशियम रिबन जला दिया, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, Mg+O2 गिव्स MgO, लेकिन वो तो हम कर रहे हैं ना लेबोरेटरी में, रखी मैग्नीशियम रिबन थोड़ी जलने लगती। डे टू डे लाइफ में केमिकल रिएक्शन पूछी है तो डे टू डे लाइफ का ही एग्जाम्पल उठाना है कि रस्टिंग हो रही है, आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, हाँ, साथ में XH2O अटैच हो जा रहा है।
नेम द मेटल दैट इज सिल्वर ग्रे, ब्रिटल इन नेचर, प्रेजेंट इन ग्रैन्यूल्स। जिंक के ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, हाँ, मतलब हम जो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन भी हमको होना चाहिए, उनकी फिजिकल फॉर्म हमको पता होनी चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेम द मेटल दैट इज सिल्वरी वाइट प्रेजेंट इन रिबन फॉर्म, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन हमने यूज़ किया और वो सिल्वरी वाइट, अब हम उसको क्लीन करके बनाते हैं, है ना। सिल्वरी वाइट तो वो है, लेकिन हमें दिखता है वो ग्रे, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर है। तो ऑक्साइड को साफ करने के लिए हम सैंड पेपर यूज़ करते थे। What would happen if you place zinc metal in copper sulfate solution? जिंक मेटल को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। तो द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन कलर्ड कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड ऑन जिंक। जिंक ग्रैन्यूल्स डाले आपने तो जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। Give one example of chemical reaction in which precipitate is formed. Precipitation का रिएक्शन जो है वो कई सारे रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के हो सकते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन आप ले सकते हो जिसमें हम लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल्ड वाइज। अभी आपको फार्मूला कैसे बनते हैं ये आता नहीं है, जब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, यानी उसको पानी में मिला के पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में अगर रिएक्ट करवाते हैं तो इंस्टेंटेनियसली, यानी तुरंत, जैसे मिलाया वैसे ही लेड आयोडाइड बनता है। PbI2 is lead iodide which is a yellow precipitate. Precipitate मैंने आपको बताया था is a substance formed during a chemical reaction which is insoluble. तो ये insoluble substance gets settled down, yellow colored precipitate settles down at the bottom of the test tube और साथ में बनता है potassium nitrate KNO3. This is an example of precipitation reaction. और भी है, मतलब यही है ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है। ठीक है, अब और देखें। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड वाला किया हुआ ही है हमने, वो भी इसी का एग्जांपल था। उसमें बेरियम सल्फेट बनता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। गिव टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस, इट इज ओडरलेस एंड इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड इन एयर। कंबस्टिबल है मतलब ये। व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स? दे आर पेल ग्रीन। गिव वन एग्जांपल, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं हमारे, यानी प्रोसीजरल हैं। गिव वन एग्जांपल और रिएक्शन विच शोज बोथ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, दिस इज़ वेरी पॉपुलर। दो चीज़ें होती हैं कैंडल में, एक तो उसका वैक्स मेल्ट हो रहा होता है। मेल्टिंग द वैक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट इज चेंज इन स्टेट, जिसमें वैक्स मेल्ट हो जाता है और फिर ठंडा होकर वापस से वो जम भी जाता है, फिर से वो सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में कंबशन भी हो रहा है। जो कैंडल का विक है उसके साथ जो सब्सटेंस है, जो विक खुद भी और उसके साथ जो वैक्स है वो तो जल भी रहा है। तो दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वैक्स इज केमिकल चेंज। Why is burning of magnesium ribbon considered to be a chemical change? Because a new substance, magnesium oxide with basic properties, is found. What happens to blue color copper sulfate when zinc is added to it? अगर ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है उसके साथ में जिंक मिलाया जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है उसमें जिंक डाला जाता है तो दिस विल बिकम कलरलेस, क्योंकि जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट इज कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन कलर्ड कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड ऑन जिंक ग्रेन्यूल्स। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे वैसे भी सोचो कि कॉपर सल्फेट के केवल क्रिस्टल्स हैं,
सॉलिड कॉपर सल्फेट है उसमें जिंक आपने डाल दिया तो देयर विल बी नो रिएक्शन। हाँ, इस तरह की रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट या सिंगल या डबल डिस्प्लेसमेंट की होती हैं वो एक्वस मीडियम में ही होती हैं। The blue color fades and becomes colorless because zinc displaces copper ions from copper sulfate to form zinc sulfate solution. When sodium sulfate reacts with barium chloride, white precipitate is formed. What is it due to? This is due to exchange of ions in a double displacement reaction. Formation of barium sulfate happens, and that barium sulfate is white colored precipitate. So when sodium sulfate reacts with barium chloride, insoluble white precipitate of barium sulfate is formed. When zinc reacts with sulfuric acid, what is formed and how do you test the same? जिंक सल्फेट, हमने कहा था जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में जिंक सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, एंड दिस इज द रिएक्शन विच इज फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, विच इज यूज फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन फॉर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाउ डू यू टेस्ट इट, वो यही पूछना चाह रहा है, क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो हम एक बर्निंग कैंडल लेकर के, बर्निंग स्प्लिंटर लेकर के जाएंगे नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब और एक पॉप साउंड होगा, पॉप साउंड के साथ में वो जल जाएगा। तो when zinc reacts with dilute sulfuric acid, zinc sulfate solution is formed and hydrogen gas is released. It can be tested by bringing a burning matchstick near the evolving gas which burns with a pop sound. Give the test for hydrogen gas, यही burning matchstick. What happens to the blue colored copper sulfate solution when you dip an iron nail into it? हम जब उसको 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो आयरन नेल के ऊपर तो कॉपर का डिपॉजिट हो जाता है रेडिश ब्राउन, और ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पेल ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन। तो जैसा हमने कहा थर्मल डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल ले लो आप। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि लेड नाइट्रेट को हीट किया तो उसके 2 टुकड़े हो गए, हाँ 2 क्या 3 टुकड़े हो जाते हैं एक्चुअली। उसमें लेड ऑक्साइड बनता है येलो कलर का, रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस भी साथ में इवॉल्व होती है। उसके अलावा फेरस सल्फेट है FeSO4, उसको आप डायरेक्ट हीट दोगे तो वो Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर का बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी गैसेस निकल जाएंगी। यानी फेरस सल्फेट के भी 3 टुकड़े हो जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट। और इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई हैं, इसका पता हमें चलेगा बाय सफोकेटिंग और चोकिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ये सब 10th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड, लेड नाइट्रेट का एग्जांपल लिया इन्होंने। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। ये फोटोग्राफिक प्लेट्स पर काम में ली जाती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम में ली जाती है। ये 1 एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकले। अब किसी भी मेटल की एसिड के साथ में रिएक्शन, मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप सोडियम के एक टुकड़े को पानी में डाल दो, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें इंस्टेंटेनियसली आग लग जाती है, वो पॉप साउंड के साथ में जलती है ना। तो एक पटाखा चलता है हमारी टेस्ट ट्यूब में, इसलिए हम बॉइलिंग ट्यूब्स यूज़ करते हैं उसमें। तो जो ये हम बातें कर रहे हैं ये सब केमिकल रिएक्शंस की बैकग्राउंड तैयार करने के लिए है। आपको 10th क्लास में शुरुआत से ही फ्रॉम द चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। और उसके आगे वाले 2-3 चैप्टर्स में भी आपको केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस से आपका पाला पड़ने वाला है। तो इसलिए यहीं पर ये बातें समझ के जाओगे तो वहाँ पे आसान लगेंगी। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द केमिकल चेंज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें आयरन और ऑक्सीजन और वाटर फिजिकल फॉर्म में क्रिस्टल के साथ में कंबाइन होते हैं। What happens when copper metal is dipped in iron sulfate solution? ये हमने बात कर ली है। What is your observation when you burn magnesium ribbon in air? Observation देखो, observation जब भी पूछा जाए तो हमें क्या दिखता है, आप याद रखो कि आपने प्रैक्टिकल में क्या देखा। तो आप बताओगे कि पहली चीज़ तो dazzling white flame, it burns with dazzling white flame. Number 2, white colored residue, white colored ashes are formed as a result of this combustion. ये 2 ऑब्जर्वेशन इसमें आते हैं। तो
dazzling white flame, white powdery mass of magnesium oxide. What happens when crystals of copper sulfate are heated in a test tube? हमने कहा था this is the only physical change out of the 5 experiments we did. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो कि ब्लू कलर के होते हैं when heated directly on flame become white. Why? Due to removal of water of crystallization, जो कि एसोसिएटेड होता है क्रिस्टल्स के साथ में एंड यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज और अपेयरेंस ऑफ द क्रिस्टल्स. तो क्रिस्टल्स अगर ब्लू दिख रहे थे वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से दिख रहे थे. हमने कहा था कि कॉपर सल्फेट के साथ में 5H2O 5 वाटर मॉलिक्यूल्स फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं. तो हम इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. हम इसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं. हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है. आप उसे हीट देते हो, वाटर निकलता है उसमें से, हम कहते हैं अब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया है जो वाइट कलर का होता है. ठीक है. वाई डू वी magnesium rub why do we rub magnesium ribbon with sandpaper before burning it? आई होप आपको ये बात कल जो हमने बताई थी समझ में आ गई कि मैग्नीशियम बीइंग अ वेरी रिएक्टिव मेटल keeps on reacting with oxygen in the atmosphere slowly to form a magnesium oxide layer over its surface. So when we tend to burn the magnesium ribbon, we need to clean this magnesium oxide ribbon from the magnesium metal surface so that the magnesium can be exposed to oxygen of atmosphere at the time of combustion. Otherwise combustion is not possible. होगा ही नहीं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे. गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. केमिकल रिएक्शन टू शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है. अब ये हमारी एनसीईआरटी लैब मैनुअल के क्वेश्चंस हैं. वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, हम बात कर चुके. Why does the red litmus paper turn blue when touched with aqueous solution of magnesium oxide? Because magnesium oxide is a metal oxide and metal oxides are always basic in nature. So जो bases होते हैं वो red litmus को blue कर देते हैं. ये बात आपने 7th क्लास में ही सीख ली थी, वो बात एक बार रिकलेक्ट करने की ज़रूरत है. Is there a possibility of a compound other than magnesium oxide formed in the above reaction? अब अगर if the ribbon is clean and the reaction takes place is controlled in controlled conditions, then only magnesium oxide will be formed. But if the magnesium ribbon is not pure on the air or the air contains some other impurities, then some other compounds may also form. मतलब अगर प्योर जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शन करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, अगर वो प्योर नहीं हैं, उनके साथ में कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ और भी बन जाए. वाई इज़ इट सजेस्टेड टू वेयर डार्क कलर्ड गॉगल्स वाइल वॉचिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर. हम कहते हैं मैग्नीशियम रिबन जब जलता है डैजलिंग वाइट फ्लेम से, तो हम उसको नेकेड आइज से हमें उसे नहीं देखना चाहिए. तो डार्क कलर्ड गॉगल्स लगा लेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज़ उसके विज़न को आप इग्नोर करें. हाँ, नहीं तो आपकी आँख को नुकसान पहुंच सकता है. द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूसेस वाइट डैजलिंग फ्लेम. टू प्रोटेक्ट आवर आइज द डार्क कलर्ड गॉगल्स आर यूज्ड. तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हैं. हम MCQs के बारे में बात करेंगे अब. देयर आर 35 MCQs वी हैव टू डिस्कस. इनमें हम हमारे जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं अलग अलग हेड्स पर, जैसे कि ये प्रोसीजरल एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स पर एक क्वेश्चन दिया है. बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमको ऑब्जर्वेशनल स्किल्स में. यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने रिएक्शन हुई तो क्या देखा. याद रखो इस बात को, 10th क्लास में भी आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है. क्वेश्चन हमेशा ऑब्जर्वेशन, ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन पर आते हैं. मतलब आपको पता है, जैसे कि हम अभी दिखा रहे थे कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशंस आपस में मिलाए इंस्टेंटेनियसली, तुरंत जैसे ही मिलाया वैसे ही येलो कलर का प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड बन गया, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी बन गया. तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है. ये तो ऑब्जर्वेशन है ही कि येलो कलर का सब्सटेंस बना, लेकिन साथ में ये भी ऑब्जर्वेशन है
कि वो इंस्टेंटेनियसली बनता है, आधा सेकंड भी नहीं लगता, इतनी जल्दी बनता है ना। दिखाएंगे आपको जब आप 10th में आओगे, वो सब एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे होपफुली, तब ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग जयपुर में रहते हैं, है ना। जो दूर हैं तो वो तो वीडियो में देखेंगे, 10th क्लास में वीडियो में भी हम करते हैं ये सब। तो देखो कि हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। We want to carry out a reaction of zinc granules with sulfuric acid. One bottle contains concentrated sulfuric acid and the another bottle contains dilute sulfuric acid. The correct way of carrying out the reaction is to use concentrated H2SO4, add water to concentrated H2SO4 before using it, use dilute sulfuric acid, mix concentrated and dilute sulfuric acid and add water. अब ये बात समझो हमेशा कि जब भी एसिड्स की रिएक्शन आप करवा रहे हो किसी भी सब्सटेंस से, तो हमेशा डाइल्यूट एसिड यूज़ किया जाता है ना, कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर सी होगा, यूज़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, ऐड वाटर टू कंसनट्रेटेड H2SO4 बिफोर यूजिंग इट। आप कह सकते हो सर इससे भी तो डाइल्यूट हो जाएगा, तो वहाँ पे एक टेक्निकल फॉल्ट है थोड़ा सा लिखने में। ऐड वाटर टू एसिड, कभी भी वाटर एसिड में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि एसिड जो है वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वाटर आप जैसे ही डालोगे एसिड में, तो वाटर एसिड कांटेक्ट में आते ही क्योंकि एसिड का आयनाइजेशन होता है, एसिड ब्रेक डाउन होता है, तो बहुत सारी हीट निकलती है। हाँ, और जब इतनी सारी हीट निकलती है तो उस हीट के इन्फ्लुएंस में एसिड स्प्लैश होकर के जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके ऊपर गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। एसिड्स तो करोजिव होते हैं। और हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हम उसको बोलते हैं किंग ऑफ द एसिड्स, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऐसे एसिड के साथ में हम इस तरह का काम कर ही नहीं सकते, वाटर को एसिड में डालें। जब डाइल्यूशन होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आप पहले लेते हो कंटेनर में और एसिड वाटर में डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल कंटिन्यूस स्टीरिंग। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपने वाटर को एसिड में डाल देना, है ना। तो ऐड वाटर टू एसिड वैसे भी टेक्निकली रॉन्ग है। अच्छा जी, अब देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, द कलर ऑफ मैग्नीशियम रिबन आफ्टर रबिंग विद सैंड पेपर इज सिल्वरी वाइट। ए इज़ द करेक्ट आंसर। हम थोड़ी देर पहले बात भी कर चुके हैं इस बारे में। ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर द ऑब्जर्वेशन विल बी, ये भी बात कर चुके हैं, डेजलिंग वाइट फ्लेम और वाइट पाउडर। वाइट पाउडर सब्सटेंस इज फॉर्म, शाइनी पाउडर, ठीक है। तो वाइट पाउडर्ड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये बात आपको यहाँ पे करेक्ट करनी है। व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन नेल आर एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन बिकम्स पेल ग्रीन एंड रेडिश ब्राउन, कॉपर मेटल गेट्स डिपॉजिटेड। सही बात है। When zinc granules are added to dilute sulfuric acid, we observe that a precipitate is formed, the reaction mixture turns yellow, the container remains cool, bubbles start coming from the surface of zinc granule। ये बात सही है। हाँ, bubbles क्यों आने लग जाएंगे? क्योंकि हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन will start coming out। The color of barium sulfate is white, the color of iron sulfate is green, the color of sodium sulfate solution is colorless। हाँ, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, दोनों कलरलेस होते हैं। उनको मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है विच इज़ अ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड दैट इज़ वाइट इन कलर। ये सब बातें तो आपको 10th में बहुत काम आने वाली हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो और याद कर लो। On adding 1 milliliter of barium chloride solution to 2 ml of sodium sulfate solution in test tube, the observation would be a clear solution is obtained, a white precipitate is obtained। ये आंसर ठीक है, हमें पता है। What happens when zinc granules react with dilute sulfuric acid? Zinc granules को we observe a physical change, we observe a chemical change, we observe no change, we observe both physical and chemical change। This is a chemical change, no doubt ना, both का तो कोई मतलब नहीं है। On dropping iron nail in water after 2 days, the correct observations would be no change is seen, iron from brown flaky substance on its surface,
वाटर बिकम्स ब्राउन, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर टू। अब आपने आयरन नेल को वाटर में डाल दिया ऐसे ही, और हमें मानते हैं कि थोड़ा उसमें ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो उस पर रस्टिंग हो जाएगी एंड आयरन फॉर्म्स ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस ऑन इट्स सरफेस। दिस फ्लेकी सब्सटेंस इज नोन एज रस्ट। तो रस्ट बनाता, बी इज द करेक्ट आंसर। 2 days मतलब दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। When crystals of blue copper sulfate are heated in a test tube, the correct observation during the reaction is crystals turn red, crystals turn white. Yes, crystals turn pink. Huh? So crystals turned white is the correct answer. On placing a zinc plate in a beaker containing copper sulfate solution, it is observed that after some time a deposition has taken place on the zinc plate, which is soft and black, grey and hard, reddish brown. Yes, reddish brown because it is copper. When dilute hydrochloric acid is added to granulated zinc placed in a test tube, the observation made is the surface of the metal turns shining. The basically देखो metal जो है zinc chloride बनाएगा, zinc will react with hydrochloric acid or any acid. The reaction mixture turns milky greenish yellow gas is evolved. The colorless odorless gas यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है और वो कलरलेस और ओडरलेस है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर. What is not observed when zinc granule are added to dilute sulfuric acid? क्या ऑब्जर्व नहीं किया जाता? Precipitate at the bottom of the test tube. Precipitate तो कोई नहीं बनता है. Bubbles of gas escaping from the tube. Gradual decrease in the size of the granule. ये बात भी सही है. Heat energy evolved. किसी भी एसिड और मेटल की रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, वो हीट इज इवॉल्व्ड. तो ए इज द मतलब इसमें आंसर जो है वो ए है. क्योंकि पूछा गया था कि क्या नहीं होता है, नॉट ऑब्जर्व्ड. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, कई बार हम लोग गलत क्वेश्चन पढ़ के आंसर गलत कर लेते हैं. व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड द फ्लेम प्रोड्यूस्ड इज डेज़लिंग वाइट. ये सब तो पता ही है ना आपको. अमाइनो एसिड इज फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट. ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, इसके लिए आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए. प्रोटीन जो है उसके यूनिट्स होते हैं अमाइनो एसिड्स. 10th क्लास में हम डाइजेशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में. तो सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन अ टेस्ट ट्यूब. द ऑब्जर्वेशन मेड इज अब ये भी वही बात हो गई. वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज द करेक्ट आंसर. कलर ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज एनहाइड्रस, जिसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाल दिया हो, दैट इज वाइट. हाँ, ब्लू कब होता है? जब वो हाइड्रेटेड होता है. तो कई बार क्वेश्चन पढ़ते नहीं हम और जल्दबाजी में कॉपर सल्फेट ब्लू, और ये क्वेश्चन गलत. एमसीक्यूज में ध्यान देना है, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सबसे पहले, वो तो एमसीक्यू में भी और अदरवाइज भी हर तरह से वायबल है कि आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ें, ठीक से समझ लें हमसे क्या पूछा गया, हमें लिखना क्या, उसके बाद ही लिखना शुरू करें. एकदम टूट नहीं पड़ना क्वेश्चन के ऊपर. पहले उसको समझ लो आप कि व्हाट ऑल इज़ रिक्वायर्ड, उसका एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठा लो. और एमसीक्यूज में सारे ऑप्शंस पढ़ना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने ठीक से क्वेश्चन नहीं समझा है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी है, तो वो यहाँ पर रेक्टिफाई हो जाती है. कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर. कॉपर ऑक्साइड की बात क्यों आई? क्योंकि हमने बताया था कि वो एक अगर उसका रिएक्शन जो है, हम कह रहे थे कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो बनती है, हम आयरन सल्फाइड की अगर हम एसिड के साथ में रिएक्शन करें, HCl के साथ में रिएक्शन कर दी, समझो हमने FeS की और उसको हीट किया, तो H2S बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है. वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लेकर के जाते हैं, तो वो कॉपर का सल्फाइड बन जाता है. कॉपर वो भी ब्लैक कलर का होता है. कॉपर को एक चाइना डिश में रख लो, ब्राउन कलर का पाउडर है कॉपर को रखा आपने एक चाइना डिश में और उसको डायरेक्ट हीट करना शुरू कर दिया. ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है. दिस विल टर्न इनटू ब्लैक.
क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। हाँ, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, इसको हम कॉपर ऑक्साइड या कॉपर 2 ऑक्साइड भी बोलते हैं, विच इज ब्लैक इन कलर। और इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स। एन आयरन नेल वॉज इमर्स्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डाल दिया। आफ्टर सम टाइम अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन द नेल वॉज सीन। द सॉल्ट सॉल्यूशन कुड बी। अब जब आपने आयरन नेल डाला है तो पहले सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट रहा होगा जो ब्लू कलर का था। अब वो रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो गए नेल पर, तो सॉल्यूशन जो है पहले जो था वो कॉपर सल्फेट था और अभी वो आयरन सल्फेट है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में आयरन सल्फेट तो है नहीं या फेरस सल्फेट तो है नहीं, कॉपर सल्फेट है। वो मतलब ये पूछ रहे हैं कि सॉल्यूशन बिफोर रिएक्शन क्या था। द crystals of copper sulfate on heating turns white. This is due to removal of water of crystallization, loss of water of crystallization. C is the correct answer. Which of the following reactions will form a precipitate? Barium chloride and sodium chloride, no. Copper sulfate and iron, no. Barium chloride, sodium sulfate, yes. Sodium sulfate, sodium chloride, no. No, C is the correct answer. Student puts one big iron nail in a test tube containing a solution of copper sulfate. What will happen? The solution remains blue in color. This nail is unchanged. The solution turns colorless. Solution turns light green. D is the correct answer. एक बार आपने प्रोसीजर सीख ली तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेंगे सारे। Which one is true about the behavior of magnesium oxide in presence of water? वाटर के साथ में वो अल्कली हो जाता है। It is basic. Magnesium oxide is basic. What would happen when zinc granules are added to dilute sulfuric acid in a test tube? Zinc granules change to powder. Color of zinc changes from grey to white. The size of zinc granules keep decreasing. Yes, this is correct. क्योंकि वो रिएक्शन में काम आता जा रहा है। The surface of zinc metal becomes bright. ये ना, C is the correct answer. When zinc metal is added to dilute sulfuric acid, a colorless gas comes out of the flask. Obviously हाइड्रोजन की बात हो रही है, अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा। On bringing a candle flame at the mouth of the flask, the candle flame goes off and the gas in the flask burns with a pop sound. The gas is hydrogen. वो बात हमको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए, है ना। फिर देखें, the products obtained when zinc reacts with dilute sulfuric acid are zinc sulfate and hydrogen sulfide, zinc sulfate and hydrogen gas. This is the correct answer. और कोई आंसर देखने का कोई मतलब ही नहीं है। जिंक ऑक्साइड लिखा हुआ है, बाकी दोनों में गलत है। ये रिएक्शन है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। द कलर ऑफ जिंक सल्फेट फॉर्म्ड इज, जो जिंक सल्फेट होता है वो कलरलेस होता है, याद रखें। जिंक सल्फेट का यहाँ पर सॉल्यूशन बनता है। फिर देखो, sodium sulfate, barium chloride. The color of sodium chloride and barium sulfate solutions formed respectively are, sodium chloride solution का तो कोई कलर नहीं है ना, तो इट इज़ कलरलेस। और barium sulfate वाइट होता है, कलरलेस एंड वाइट। डी इज़ द करेक्ट आंसर। When you burn a magnesium ribbon on a burner, it burns with a blinding white light, है ना, dazzling white, blinding white, and some residue is left after burning. That this residue appears to be like lamp black, charcoal ash, powdered mass, sand. ना, it is like charcoal ash, ना, white ash दिखती है। अब ये बात आप तभी समझ सकते हो जब आपने ध्यान से एक्सपेरिमेंट देखा हो, नहीं तो आप भूल जाओगे ना। वाइट एशेज होती हैं, तो चारकोल की जो ऐश होती है ना, वो भी मतलब जब आप किसी चीज़ को जला देते हो तो वाइट एशेस निकलती हैं ना। ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ नहीं।
चारकोल ऐश भी एक्चुअली चारकोल ऐश भी नहीं है ना, वाइट है तो पाउडर्ड मास आप इसको बोल सकते हो। कलर चारकोल ऐश भी ब्लैक होगा तो ये भी गलत है ना। पाउडर्ड मास ये सेफ है, सैंड तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तीनों गलत है बाकी के। दिस इज करेक्ट। मतलब कंसेप्ट हमारा एक क्लियर होना चाहिए कि हमको एक वाइट कलर का एशेस मिलती हैं उसके बाद। On adding water to white solid of copper sulfate, it becomes anhydrous, hydrous, aqueous, hydrated। जब आप वाटर को वाइट सॉलिड में डालते हो तो वो फिर से हाइड्रेटेड हो जाता है, ब्लू हो जाता है वापस। हाइड्रेटेड इज ब्लू। आपने उसको एनहाइड्रस किया गर्म करके, वो हो गया वाइट, वाइट इज एनहाइड्रस। अब एनहाइड्रस में आपने पानी डाला तो वो बन गया हाइड्रेटेड, ठीक है, ब्लू हो गया मतलब हाइड्रेटेड हो गया। हीटिंग ऑफ ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म वाइट एनहाइड्रस कंपाउंड इज अ केमिकल चेंज, अ फिजिकल चेंज, बोथ। क्या लिखना चाहिए? फिजिकल चेंज, क्योंकि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। द गैस इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस, ओडरलेस, कंबस्टिबल। पहला ही ऑप्शन ठीक है। बाकी फाउल स्मेलिंग नहीं है, पंजेंट स्मेलिंग नहीं, पंजेंट मतलब तीखी स्मेल, फाउल मतलब ख़राब स्मेल। बर्न्स विद द पॉप साउंड तो सही है, कलरलेस भी सही है, लेकिन पंजेंट स्मेल नहीं है उसकी, वो कलरलेस ओडरलेस है। ब्राउन कलर तो है ही नहीं, तो मतलब दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर। स्टूडेंट were asked to study the reaction between barium chloride, sodium sulfate for different reports. The experiment are given below. A, B, C, D. तो mix powder of barium chloride, sodium sulfate. The color of the mixture changes to yellow. दोनों ही बातें गलत हैं। पाउडर के मिक्स करने से कुछ होगा भी नहीं। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ये बात सही है। थिक वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। सी देखो, एडेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टू सोडियम सल्फेट पाउडर, ये बात ही गलत है। एडेड पाउडर ऑफ बेरियम क्लोराइड टू सोडियम सल्फेट, ये बात भी गलत है ना, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये MCQs होते हैं। फोकस ऑन द कंसेप्ट, फोकस ऑन द प्रोसीजर, फोकस स्पेसिफिकली ऑन द ऑब्जर्वेशंस इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो हमारे आउट ऑफ द 5 प्रैक्टिकल्स 3 आर डन। जो हमने वीडियोस भी देख लिए उसके, और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, ठीक है। अब हम 2 और बचे हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो कल हम क्या करेंगे? कल की क्लास में प्रिपरेशन ऑफ स्टेन्ड टेम्पररी माउंट्स ऑफ A, onion peel, and B, human cheek cells, and to record observations and draw their labeled diagram। कहाँ से आया? चैप्टर 5 यानी सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो थोड़ा सा सेल चैप्टर पढ़ लेना, बाकी बातें तो मैं आपको बता ही दूंगा। बेसिकली यहाँ पे भी आपको सेल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, थ्योरी वाला, और उसके अलावा प्रोसीजरल है कि प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, स्टेन कैसे बनाते हैं, पील कैसे निकालते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, प्रोसीजर के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बहुत इजी है। ह्यूमन चीक सेल का भी ऐसा ही है, मतलब कि बेसिकली एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है ना, दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो थ्योरी अगर पढ़ लोगे तो एक तो रिवीजन भी हो जाएगा, सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और आपको कई बातें याद आ जाएंगी। बाकी प्रैक्टिकल के दौरान आपको कई बातें याद आ जाएंगी, ठीक है। तो कल की क्लास में इसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू।